Okay. Good morning. Good morning, sir. Yes, you want to ask something? Sir, please tell about bio-related topics. Biogenetic? Deleted topics. I'm not clear what you are saying. सर डिलीटेड टॉपिक्स बोल रहा है. Deleted? यस सर. Yeah, can you send me the message here? Because I'm not clear what you are asking. सर बायो डिलीटेड टॉपिक्स पूछ रहा है. Bio deleted? यस सर. कौन शैलजा बोल रही हैं? आकांक्षा? आकांक्षा सर. नहीं, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए. What is your actual question here? Sir, deleted topics. Deleted process? सर डिलीटेड टॉपिक्स. अच्छा, डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं? यस सर. यस सर. टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर डिलीट किएगा. डिलीट नहीं किया गया उनको. भाई वही समझ रहा हूँ, मैंने आप कोई टॉपिक पूछ रहा हूँ या किसी मैकेनिज्म का पार्ट पूछ रहे हो. डिलीटेड टॉपिक एनी हाउ. योर फर्स्ट लेसन, 7th लेसन, 9th लेसन, 14th एंड 16th इनको रिमूव किया गया, डिलीट नहीं किया गया. ठीक है ना? सर किसी चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं. नहीं टॉपिक नहीं. और दूसरी चीज में क्या करूँ बेटा, कभी भी आपका क्वेश्चन है तो कंप्लीट क्वेश्चन पूछिए. बिकॉज छोटे से हम क्या उसका कुछ मतलब नहीं समझ पा रहे, आप क्या जानना चाह रहे क्या नहीं. बंदना अपना वीडियो ऑन कर लो. एनीथिंग एल्स? आपका वीडियो नहीं आ रहा भाई, कैसे आएगा? नेट स्लो है. शैलजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके. बंदना, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, बाकी की तो आवाज आ रही है. पहला वीडियो ऑन करके रखिए. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ओके दे. Do you have any problem in a transcriptional unit? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी. नो सर, अभी तो डाउट नहीं. चलिए. The next topic is transcriptional unit and the genes. लास्ट क्लास में काफी बच्चे एब्सेंट थे. वैष्णवी, आप नहीं थी? यस सर. नहीं थी. मैंने आपको बताया था. बताइए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही टफ है और आप सबको हर क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है. एक क्लास भी मिस किया तो एटलीस्ट आप लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाना.
क्योंकि उसके आगे का जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा। सही बात है ना? जो पहले का मैकेनिज्म है अगर वो नहीं आ रहा तो आगे का मैकेनिज्म आप नहीं समझ पाए। तो आपने पढ़ा है, अगर क्लास नहीं हो पाया है तो आपने पढ़ाई तो किया होगा। यस सर। उसमें उसमें कहीं कोई दिक्कत आया समझ में आपको? बोलिए। सर पढ़ा तो है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं तो ठीक है। नाउ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। बेसिकली इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में वी हैव द प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइट। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उसमें पूरा सीक्वेंस का पूछते हैं, इंक्लूडिंग which stand should be act as the template stand and which stand is coding stand, sense stand और नॉन सेंस stand। ऐसे कई अलग अलग वर्ड इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज हो जाता है कि प्रोमोटर के फंक्शन क्या है, टर्मिनेटर का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या है। नाउ बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी जो जीन्स है हमारे वो कितने टाइप के हो सकते हैं? ये या तो मोनोसिस्टोनिक हो सकते हैं या फिर पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोन एक पर्टिकुलर यूनिट है, जिसे आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं, वो एक यूनिट है। अगर कोई भी जीन है उसकी स्टार्टिंग के लिए चाहिए प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों के पहले, इनके बीच में या बाद में एक और स्पेशल सीक्वेंस हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं इनहांसर, जो इनहांस करता है, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में इनहांसर के बारे में बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप उस डीप से नहीं जाना। लेकिन हाँ, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर। प्रमोटर वो है साइट जहां से ये प्रमोट करता है कि भाई डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होना है डीएनए का। जैसे ही ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर सिंथेसिस ऑपरेट कर देता है, ठीक है ना। ये बेसिक सीक्वेंस। अच्छा, अब क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है एक ही प्रमोटर और ऑपरेटर कई जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, हो सकता है वो एक ही जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट। तो उसके भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के भी हम डिफाइन करते हैं इनको। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। जो टीआरएनए बना रहा है, जो आरआरएनए बना रहा है, यानी कि एमआरएनए जो बना रहा है उसे हम जीन कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है इसमें। लेकिन जो सीक्वेंस टीआरएनए बना रहा है या आरआरएनए बना रहा है वो भी जीन्स के कैटेगरी में ही है, क्योंकि वो किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी प्रोटीन वो कोड कर रहा है तो पक्का वो जीन है। The DNA sequence coding for, however, by the defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide. अगर वो किसी सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, राइट, तो हम उसे बोलते हैं सिस्टोन। द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could be said as a monocytonic. मेजॉरिटी यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होते हैं, राइट। मतलब अगर प्रोमोटर और ऑपरेटर एक ही जीन को कंट्रोल करता है तो मोनोसिस्टोनिक, और पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। अगर एक ही प्रोमोटर और ऑपरेटर एक से ज्यादा जीन को कंट्रोल करते हैं तब उसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। मतलब ये है कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, उसे हम टर्म दे सकते हैं सिस्ट्रॉन, या स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या दे सकते हैं? सिस्ट्रॉन। अगर एक प्रोमोटर ऑपरेटर एक ही जीन सिंथेसाइज कर रहा है तो मोनोसिस्टोनिक, और अगर एक से अधिक जीन को सिंथेसाइज कर रहा है तो पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं ओपेरॉन, अभी आगे आएगा ओपेरॉन पढ़ाऊंगा मैं, राइट। वो पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस
द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। चलिए दूसरा चीज क्या है, हमको ये जानना है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज मेरी? यस आ रहे हैं सर। आ रही है ना? चलिए, स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन समझते हैं? देखो आप लोग इसको ऐसे समझिए, मैं बोर्ड में जाके बना दूं एक, अगर वॉइस मान चेंज होती है तो मैं फिर से इसको ऑन कर लूंगा, ऑफ करके, ठीक है ना? बिकॉज कुछ चीजें हैं जिसे हम लोग बिना बोर्ड के समझ नहीं सकते। क्या मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रहे। ओके ठीक है, एटलीस्ट अगर वॉइस क्लियर है तो फिर आगे मैं समझाऊंगा। बेसिकली एक चीज देखो बेटा, ये अगर डायग्राम आप बैक साइड का देखें, हियर 5 to 3 आपको दिख रहा है, राइट? यहाँ पर कुछ सीक्वेंस बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं, कुछ सीक्वेंस जिगजैग स्टेट में है ना? तो नीचे का अगर देखिए आप, तो एक स्पाइरल टाइप से हल्का सा कैट, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने डाला हुआ ना 1 2 and 3, और यहाँ पर क्या है हमारा 1 2 और 3, पक्का? बीच में जो जिगजैग है उनको मैंने रिमूव कर दिया, या कहिए आप स्प्लिट कर दिया, मैंने हटा दिया उनको। क्लियर हो रहा है? उसके सबसे पहले 5 में आपको देखिए यहाँ पे कैट होगा और यहाँ पर टेल, दिख रहा है ये चीजें? अच्छा बस, अब आगे रीड करना शुरू कर देते हैं, आप समझते चले जाएंगे। जो इस टाइप के जीन होते हैं ना, जिनमें दो अलग अलग तरीके के सीक्वेंस होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्प्लिट जीन। यहां से देख लीजिए, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो स्ट्रेट लाइन गया है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन। ये एक्सॉन मीनिंगफुल सीक्वेंस रखते हैं, राइट? जो जिगजैग शेप में है उन्हें कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं? इंट्रॉन। इनमें इस सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक? तो जब हमको ऐसे आरएनए की सिंथेसिस होती है तो इसमें दो अलग अलग तरीके के सीक्वेंस हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस आरएनए। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस आरएनए, राइट? अब इसके बाद एक प्रोसेस होगा, उसे बोलेंगे स्प्लिटिंग या स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में एक एंजाइम आएगा, जितने भी जिगजैग हैं इनको बोलते हैं इंट्रॉन। इन इंट्रॉन को रिमूव कर देगा और एक्सॉन को ज्वाइन कर देगा। 1 2 3 ज्वाइन हो गए नीचे, दिख रहा है आपको? इंट्रॉन रिमूव हो गए हैं और एक्सॉन को रिज्वाइन कर दिया है, पक्का? याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल डॉगमा में मैंने कहा था आरएनए से वापस डीएनए बनता है,
हाँ वेरी गुड, मैंने कहा था ना कि मैं आगे याद दिलाऊंगा। आरएनए से डीएनए बनता है लेकिन उसमें सारे सीक्वेंस नहीं होते क्योंकि मीनिंगलेस सीक्वेंस हटा दिए जाते हैं। अब ये आपका पहले ये तो था हमारा हेट्रोजीनस आरएनए, दो अलग इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हैं। यहाँ पर ओनली एक्सॉन्स हैं, इसे बोलते हैं एमआरएनए। क्या ये mRNA। किसी इंफॉर्मेशन को कोड किया mRNA। है और वो मैसेंजर का काम कर, इसे बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए जो एंजाइम इसको चोप कर दिया है या काट दिया, वो इसे भी तो चोप कर सकता है, नहीं कर सकता? चोप कर सकता है ना? तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने लगा दिया कैप, ठीक है ना, और लास्ट में हमने एडेनिन के बहुत से सीक्वेंस जोड़ दिए जिसे बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन या पॉली एडेनाइलेटेड सेल, ठीक है। तो पीछे साइड हमने क्या कर दिया, एक बहुत लंबा सा एडेनाइलेशन सेल बना दिया कि जितना टूटना टूटो परवाह नहीं है। 2 तोड़ोगे, 4 तोड़ोगे, 10 तोड़ोगे, 50 तोड़ोगे, अपने पास बहुत है ना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है ना। तो ऊपर वाले के पास तो कुछ नहीं है लेकिन इसके पास में क्या है, टेल है। आगे साइड क्या है, कैप है। 5 मेथाइल गोनोसिन का कैप लगाते हैं इसमें, आगे वो भी आएगा। 5 मेथाइल गोनोसिन का कैपिंग कर देते हैं। अच्छा, एक समझिए, हम कोई 2 थ्रेड लेके अगर उसको आपस में ट्विस्ट करते हैं और उसको फ्री कर दीजिए तो वापस घूम के फिर वो वैसे ही बन जाता है ना। लेकिन अगर उसको ट्विस्ट करा के ऊपर गांठ लगा दिया तो क्या वापस बनता है? वो नहीं बन पाता। दूसरा, आपने लाइलॉन का रस्सी लिया है ना, लाइलॉन के रस्सी को कट कर दीजिए और 2 बार 3 बार यूं झटका दीजिए, सारे रेसे फ्री हो जाएंगे। हो जाते कि नहीं हो जाते? मोटी रस्सी लेना, ठीक, मोटी और सॉफ्ट रस्सी देखना। आपने 2 बार झटके दिए, अच्छा जैसे आपने कट किया उसको जलाइए, जलाने के बाद उसको ऐसे दबा दीजिए। अब बोलो क्या सेपरेट होंगे? नो सर। नहीं होंगे ना। एग्जैक्टली जब ये हम एमआरएनए बनाते हैं, अगर ये कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन नहीं करेंगे तो ये डीएनए सेपरेट हो जाएगा, सॉरी आरएनए, और इसको कोई भी एंजाइम आकर के चोप कर देगा, काट देगा। लेकिन जब इस जगह हम दोनों जगह लगा दिए तो होगा क्या, इनके किनारे सुरक्षित हैं, बीच में कोई एक्शन कर नहीं सकता, ये सेफ रहेंगे तब तक जब तक कि इन्होंने अपना एम पूरा नहीं करना, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो जो इस तरह के जीन हैं जिनको स्प्लिट करना पड़ता है, इंट्रॉन और एक्सॉन को सेपरेट करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, दिस काइंड ऑफ जीन्स आर टर्म्ड एज द स्प्लिट जीन एंड स्प्लिट जीन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, मतलब बीच में जो इंटरवेन या धसे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड आरएनए मतलब एमआरएनए, है ना। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। एक चीज और बता दूं यहाँ पर मैंने कहा था सेंट्रल डॉगमा क्या है। अच्छा, आपने तो कोई बताएगा जरा मुझे, व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? शैलजा, शैलजा, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. ओके, कुलदीप? याद नहीं है। क्या बता रहे बेटा? मैंने सेंट्रल डॉगमा बताया था, फॉर्मेशन ऑफ Yes, sir. डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन इनटू द Information आरएनए। for DNA. वेरी गुड। डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज ट्रांसलेशन। सो दीज 3 स्टेप्स, ये जो पूरा सीक्वेंस है, दिस इज टर्म्ड एज द सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। अच्छा, इसका जस्ट रिवर्स, आरएनए से, सॉरी, प्रोटीन से आरएनए बनना और आरएनए से डीएनए का बनना, दिस इज सेंट्रल डॉगमा रिवर्स। यही था ना? अच्छा, सेंट्रल डॉगमा रिवर्स का रिजल्ट क्या होगा? डीएनए, ईडीएनए या कॉपी डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए।
क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखिए आप। इसीलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ एमसीक्यू पूछता रहता हूं, आप ये समझ पाए कि हमें फोकस किस चीज में करना है। कुलदीप कुछ कह रहे हैं आप? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा रिवर? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, cDNA, RNA। आंसर इज cDNA, दैट इज अ कॉपी डीएनए। वही चीज, क्योंकि आरएनए से, mRNA से जब डीएनए बनेगा तो उसमें इंट्रॉन का सीक्वेंस तो डीएनए में नहीं जाएगा, या जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसमें टोटल जो है क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस, मतलब नो छिलका नो गुठली। तो यही हुआ ना, यही हुआ ना। ये दिमाग में रखे, दैट इज द cDNA, मीन्स इट हैज ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस बिकॉज इंट्रॉन आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटर। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रमोटर, इनहांसर या रेगुलेटर, ये सीक्वेंस भी होते हैं, है ना। सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटर। प्रमोटर वो है जो जीन की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, और रेगुलेटर वो है जो रेगुलेट करेगा कि इस सीक्वेंस को सिंथेसाइज होना है कि नहीं होना है। अभी जब रेगुलेशन की बात करेंगे तो आगे समझिएगा। रेगुलेशन का मतलब तो ऑप्टिमम लेवल में, मतलब ये है रेगुलेशन। देखो, प्रमोटर का मतलब होता है ये इससे सिंथेसिस प्रमोट करेगा। रेगुलेशन का मतलब होता है ये अभी रेगुलेट, अभी होना है, अभी नहीं होना है। यही होता है ना। कहीं भी रेगुलेटर आप यूज करें, इंक्लूडिंग योर गैस सिलेंडर। रेगुलेटर ऑन किया मतलब अब चूल्हा जलेगा, रेगुलेटर बंद कर दिया मतलब कुछ भी कर लो, चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे ही प्रमोटर अपना काम करेगा, प्रमोटर को कोई लेना देना नहीं है। चूल्हा ऑन करो, माचिस जलाओ, जल नहीं जलना है, ठीक। लेकिन रेगुलेटर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मैं गैस जाने नहीं दूंगा, जला लो भैया, कर लो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब ये है कि जब उस आरएनए को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होना, एक्सप्रेशन करना है, अपना ट्रांसलेशन होना है, रेगुलेटर ऑपरेट हो जाएगा। नहीं होना है, रेगुलेटर ऑफ रहेगा। भाई हम होने ही नहीं देंगे, प्रमोटर ने भेजा, भेजने दो। ऑपरेटर हम छुपाए बैठे हैं, हम ऑपरेटर को परमिट नहीं करेंगे, वहां तक जाने नहीं देंगे आपको। मेरी बात समझ गया कि नहीं? तो रेगुलेटर का काम होता है जीन सिंथेसिस को रेगुलेट करना, कि जीन की सिंथेसिस इस टाइम पर होनी है या नहीं होनी है। क्लियर हो गया? अभी रेगुलेटर का और ज्यादा रोल समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ऑपेरन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताता चला जा रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ें तो एक बेसिक दिमाग में कॉन्सेप्ट हो कि करने क्या जा रहा है। ठीक है? Hence, sometimes the regulator sequences are loosely defined as a regulator gene. भाई देखो, जो रेगुलेटर सीक्वेंस है ये खुद कुछ नहीं करता। ये रेगुलेटर सीक्वेंस भी एक जीन है जो कि एक प्रोटीन बनाता है, एंड दैट प्रोटीन इज टर्म्ड एज द रेगुलेटरी प्रोटीन, और वो रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट करती है। समझ गया बात को? खुद का रेगुलेटर में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो सिंपल एक छोटा सा जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। वो बनाएगा या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एंजाइमेटिक प्रोटीन या कोई हार्मोन, यही बनाएगा ना स्ट्रक्चरल जीन। मेरी बात समझ पा रहे हैं वैष्णवी? स्ट्रक्चरल जीन या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी है, वहां प्रोटीन भेजो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होना, प्रोटीन भेजो। अरे डाइजेस्टिव एंजाइम बनना है भाई, प्रोटीन भेजो। देखो हार्मोन भी बनना है, प्रोटीनेशियस हार्मोन, वो भेजो। समझ गए? ये हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अच्छा सॉरी, एंजाइम और हार्मोन ये फंक्शनल प्रोटीन हो गई, राइट। और जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी ऑपरेटस है, वैक्यूल्स है। इन सबके जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन काम करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल जीन तो ये काम करेंगे, या तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएंगे या तो फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे, जो कि या तो एंजाइमेटिक होगी या हार्मोनल होगी। क्लियर? लेकिन जो रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन बनाएगा वो सिर्फ रेगुलेट करेगा। कैसे? रेगुलेटरी देखो, पहले होगा हमारा प्रमोटर, फिर होगा रेगुलेटर, फिर होगा ऑपरेटर। और रेगुलेटर पहले हो सकता है प्रमोटर की, कोई जरूरी नहीं है, इसकी फिक्स नहीं है, पहले भी हो सकता है। तो जब एंजाइम आएगा ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, मान लो ऐसे आ रहा है, यहाँ से ये आते थे, बन गया रेगुलेटरी जीन, चल भाई प्रोटीन बना, प्रोटीन बनाया। अब इसकी प्रोटीन गई और आके यहाँ पे बाइंड हो गई, ठीक, और यहाँ से आया और देखा ये प्रोटीन बना, आगे जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस है। जब जा ही नहीं पाना है तो सिंथेसिस रोक देगा कि नहीं रोक देगा? रोक देगा। कुछ समय बाद जब इनकी सिंथेसिस होना है, कोई दूसरा प्रोटीन आया, इनके साथ बाइंड हुआ, बोले चल यार घूमने चलते हैं, ये छोड़ के चला गया और ये आगे कोशिश करता चला जा रहा है। ठीक है ना? मैं अभी लेमन के आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ऑपेरान में पूरा डिटेल आएगा इसका। चलिए, तो रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन्स even though these sequences do not code for any RNA or protein. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, बिकॉज मैं सोच रहा हूं कि आपका जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है इसको ऑफलाइन में लिया जाए, इसको डिटेल बताना पड़ेगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर मैं आगे प्रोसेस करूँ। पहला नेहा, Yes, sir. कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? No, sir. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन्स में? No, sir. चलिए, नहीं है तो मैं आपको एक प्रीफेस देता हूँ, टाइप्स ऑफ आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली आरएनए के टाइप्स तो हमने पहले स्टडी कर रखे हैं, 3 टाइप के बनते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एचएनआरएनए, दैट इज द हेटेरोजेनस आरएनए। एमआरएनए नहीं बनता, एमआरएनए स्प्लाइसिंग के बाद बनेगा, ठीक है ना? अब आरआरएनए का देखें तो आरआरएनए अगर देखा जाए बेटा, आरआरएनए बहुत एक लंबा सीक्वेंस बनता है, आरआरएनए का बहुत लंबा सीक्वेंस। अब उस आरआरएनए को न्यूक्लियोलस, आपको मालूम ना, जो न्यूक्लियोलस है वो आरआरएनए की एडिटिंग करता है। ये पूरा का पूरा 100 मीटर की रस्सी दे दी गई, अब उस रस्सी में आपको जो बनाना है बना लो। किसी ने पशुओं को बांधने के लिए बना लिया, किसी ने कपड़ों को सुखाने के लिए बना लिया, आप जो जैसे करना है करिए, आप इतनी बड़ी रस्सी बना के दे दी गई, ऐसे ही होता है ना। तो आरआरएनए का एक बहुत लंबा सीक्वेंस बन जाता है, न्यूक्लियोलस उसकी एडिटिंग करता है। देखो, तुम जाओ 5S आरआरएनए बनना, तुम इतना 5.8S आरआरएनए बन जाओ, इतने 18S बन जाओ, इतने 16S बन जाओ, इतने 23S बन जाओ। आरआरएनए की सब यूनिट है ये जितने मैं बता रहा हूं आपको। टोटल 80S होता है ना, 80S, और 80S को अगर ब्रेक करोगे तो स्मॉल यूनिट तो 40S, लार्ज यूनिट तो 60S की। इनको जब देखोगे ना तो ये भी डिवाइडेड है, समझ रहे? तो आरआरएनए के अलग अलग सब यूनिट बनाता है वो, कुछ सीक्वेंस काटता है, कुछ जोड़ता है। एडिटिंग समझते हैं आप लोग? कुछ अननेसेसरी चीजों को हटाया जाना और कुछ नेसेसरी चीजों को उसमें ऐड करना, दिस इज टर्म्ड एज द एडिटिंग। एडिटिंग जानते हैं ना आप लोग? कैलजा, कैलजा। Yes, sir. बट आपका वीडियो भी ऑफ है और आप आंसर भी नहीं कर रही हैं। मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि आप क्लास में है या नहीं है अभी। नहीं सर, वो वीडियो ऑन कर लेती हूँ तो फिर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती। अच्छा, नेटवर्किंग इशू होगा है? यस सर। चलिए चलिए, कोई नहीं।
ठीक है ना। तो RRNA इस तरह से बन गया। tRNA वो भी एक सिंगल सा सीक्वेंस बनता है, लेकिन tRNA को एक अलग शेप देना पड़ता है, दैट इज द क्लोवर लीफ मॉडल। ये काम हुआ। HNRNA बना और HNRNA को कन्वर्ट किया गया किसमें, mRNA में। अब जब RRNA जो थे हमारे अलग अलग सब यूनिट इन्होंने बनाया राइबोसोम, tRNA एमिनो एसिड के साथ बाइंड किया, ATP के साथ बाइंड किया, और इधर mRNA अपना पर्टिकुलर कोडिंग सीक्वेंस दिया और फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर RRNA ये DNA है और यहाँ पर RNA बनता चला जा रहा है, तो कितनी सिंथेसिस होनी है, ये सेट ऑफ कहाँ से होगा। तो टर्मिनेटर है ना, टर्मिनेटर से इसको सेट ऑफ होना है। तो सेट ऑफ होने के कितने तरीके हो सकते हैं, देयर आर 2 वेज, राइट। वो मैं कल डिस्कस करूंगा। तो कैसे सेट ऑफ करते हैं, ये सत्य जितना भी है डीएनए से रिलेटेड चीजें, इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। कल आपका ऑफलाइन क्लास है, जरूर आइए। Yes. जरूर आइए, ठीक है ना। बिकॉज आप लोग ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर में है, आप लोगों की संख्या भी लिमिट में ही है, जो गवर्नमेंट में उसी नॉर्म के भी यहाँ पर है। आप लोग कल आइए तो कल हम Sir, इसका पूरा regular प्रोसेस class डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बेटा, रेगुलर क्लास कब से होंगी? बेटा जैसे ही गवर्नमेंट परमिट करता है हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं, ओके सर। और टाइम टाइम पे आपको बताते रहेंगे, नोटिस देते रहेंगे, ठीक है ना। जैसा भी होता जाएगा नोटिस हम आपको देते रहेंगे, राइट। बाकी जो बच्चे क्लास किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। जो भी डाउट होता है जब भी यहाँ आते हैं हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है सर, Thank you, sir. ओके, हैव ए नाइस डे।